इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान पर एक नया हमला कर रहा है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक डी-डे की शुरुआत की घोषणा की और इस अभियान को दुश्मन के खिलाफ सबसे बड़ा वित्तीय हमला बताया। जैसा कि पता चला है, अमेरिकी वित्त मंत्रालय कंपनियों और देशों के खिलाफ द्वितीयक प्रतिबंधों के इस्तेमाल का दायरा बढ़ाने का इरादा रखता है, जो ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखते हैं ताकि तेहरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। प्रतिबंधों की आधिकारिक घोषणा यूरोपीय समयानुसार सोमवार शाम के लिए निर्धारित है, लेकिन अभी से ही ईरानी मुद्रा ने एक और निचला स्तर छू लिया है। जरा सोचिए, एक अमेरिकी डॉलर के बदले 20 लाख ईरानी रियाल मिल रहे हैं। ईरानी रियाल का ऐतिहासिक न्यूनतम स्तर तक गिरना 2026 की शुरुआत में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का एक मुख्य कारण बना, जिनका अंत बलपूर्वक दमन के साथ हुआ। और आज तेहरान में ईरानी रियाल ने एक नया नकारात्मक रिकॉर्ड बना दिया है। इसी वजह से ईरान अब जवाबी हमला करने की धमकी दे रहा है, लेकिन यह हमला अमेरिका पर नहीं बल्कि फारस की खाड़ी के पड़ोसी देशों पर होगा। लेकिन इसी दौरान एक बिल्कुल अप्रत्याशित जानकारी सामने आती है। संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वो तेहरान की सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करे। और आज पाकिस्तान की सेना का प्रतिनिधि तेहरान में उतरा है और कल तेहरान में ओमान के प्रतिनिधि के आने की उम्मीद है। तो चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी टिप्पणी लिखना ना भूलें। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान के खिलाफ आर्थिक डी-डे की शुरुआत की घोषणा की है। बेसेंट के अनुसार ये अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय हमला है जो किसी दुश्मन के खिलाफ शुरू किया गया है। उन्होंने अपनी बात प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट और उसी दिन फाइनेंशियल टाइम्स में प्रकाशित एक अलग कॉलम में रखी। बेसेंट ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सैन्य अभियान ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक नष्ट कर चुका है और उसकी परमाणु कार्यक्रम को कमजोर कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि प्रशासन अब युद्ध के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा है और आर्थिक कदम सुबह होते ही लागू हो जाएंगे, जैसा कि वो कहते हैं, मतलब बहुत जल्द। अमेरिका के वित्त मंत्री के अनुसार लक्ष्य ये है कि सभी आर्थिक रास्तों को काट दिया जाए जो तानाशाही शासन को समर्थन देते हैं, जब तक कि तेहरान पूरी तरह से अलग थलग न पड़ जाए। ये एक उदाहरण था। बेसेंट ने चेतावनी दी कि वे देश जो ईरानी तेल खरीदना या ले जाना जारी रखते हैं, विनिमय केंद्रों और मुक्त आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित करते हैं, उड़ानों को सेवाएं देते हैं, जहाजों का पंजीकरण करते हैं या समुद्र में ईंधन के स्थानांतरण में सहायता करते हैं, अगर वे ईरान के साथ बचे हुए संबंध नहीं तोड़ते तो वे खुद ही और तेजी से अलग थलग पड़ने का जोखिम उठाते हैं। ये बयान पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणियों के बाद आए हैं। उस समय याद दिला दूं, ट्रंप ने ट्रू सोशल पर एक पोस्ट में अब तक की सबसे विनाशकारी आर्थिक कार्रवाई की घोषणा की थी जो किसी के खिलाफ कभी की गई हो। इन तमाम बड़े बड़े बयानों के बावजूद ठोस कदम अभी तक नहीं बताए गए हैं और उन्हें थोड़ी देर बाद घोषित किया जाएगा। इसी बीच, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, अब यह पता चला है कि अमेरिकियों ने पाकिस्तान से अनुरोध किया है कि वो ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने में मदद करें। और ये भी पता चला है कि आज पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर के तेहरान पहुंचने की पहली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां वो ईरानी अधिकारियों से बातचीत करने पहुंचे हैं। इसका मतलब ये है कि बातचीत की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ट्रंप कहते हैं कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन असल में पर्दे के पीछे बातचीत चल रही है। और जैसा कि स्कॉट बेसेंट द्वारा प्रस्तुत किए गए मसौदे से पता चलता है, प्रतिबंधों का पैकेज उन देशों और संगठनों के खिलाफ द्वितीयक प्रतिबंधों पर केंद्रित हो सकता है जो ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखे हुए हैं, उसके वित्तीय लेन देन को संभालते हैं, संबंधित बैंकों के साथ काम करना या शिपिंग और अन्य व्यावसायिक चैनलों का समर्थन करना, पहले से लागू समुद्री नाकेबंदी के अलावा। और ये देखना भी दिलचस्प है कि बाजार कैसे व्यवहार करता है, और बाजार ने वॉशिंगटन से आने वाले इन सभी बयानों पर ठीक से प्रतिक्रिया देना लगभग बंद कर दिया है। सोमवार सुबह तेल की कीमतें गिर रही थीं, हालांकि बयानबाजी और सख्त हो गई थी। इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय ब्रेंट क्रूड ऑयल लगभग $91.50 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड हो रहा था। ये शुक्रवार के क्लोजिंग स्तर से $2 कम है। ये गिरावट हाल ही में हुई तेजी के बाद मुनाफा वसूली और हार्मुज जलडमरू मध्य से टैंकरों की आवाजाही में अस्थायी बढ़ोतरी की खबरों से जुड़ी हो सकती है।
यहां मैं ये उल्लेख करना चाहूंगा कि नौवहन आंकड़ों के अनुसार, जिसे आज एजेंसी एक्सियोस प्रकाशित कर रही है, शुक्रवार की रात को, यानी ये ताजा आंकड़े हैं, हाँ, शुक्रवार की रात को अरमुज जलडमरू मध्य के दक्षिणी जलमार्ग से ये ओमान के तट के साथ है, करीब 40 टैंकर गुजरे, जिन्होंने लगभग 16 मिलियन बैरल तेल ले जाया। ये 15 से 20 जहाजों से ज्यादा है जो पिछली रातों में देखे गए थे। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अमेरिकी सेना ने वाकई ऐसे रात के मिशन आयोजित किए जो रात के अंधेरे में अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा में किए जाते थे। वे एक ही समय में एक ही रास्ते से ये सारे टैंकर फारस की खाड़ी में प्रवेश करते हैं, वहां पर लोड किए जाते हैं और फिर एक निश्चित समय में और एक निश्चित रास्ते से वहां से बाहर निकलते हैं। और शुक्रवार की रात 40 टैंकरों को इस तरह ले जाना संभव हो गया। ये बेशक बहुत है, लेकिन फिर भी ये युद्ध शुरू होने से पहले देखे गए आंकड़ों से काफी कम है। तो ईरान अभी ये जाने बिना कि प्रतिबंध क्या होंगे, ये जाने बिना ही नई धमकियां देनी शुरू कर दी हैं। ईरान की उच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव क़सेम रिज़ाई ने रविवार को तेहरान की संभावित जवाबी कार्रवाइयों के बारे में कहा, और आगे मैं उनकी बात को बिना काट छाट के उद्धृत करूंगा। अगर आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ना तो हार्मुज जलडमरू मध्य से और ना ही फारस की खाड़ी के किसी भी बिंदु से एक भी बूंद तेल का निर्यात नहीं किया जाएगा। ईरान किसी भी देश की भागीदारी या ईरानी जनता के खिलाफ अमेरिका के आर्थिक युद्ध के लिए उसके समर्थन को खुले युद्ध के कृत्य के रूप में मानेगा। इसी समय चीन के विदेश मंत्रालय, जिस पर वैसे नए प्रतिबंध लग सकते हैं क्योंकि चीनी रिफाइनरियां ईरानी तेल लेती हैं और चीनी बैंक भुगतान करते हैं, और चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि बीजिंग, जो तेहरान का व्यापारिक साझेदार है, स्थिति के विकास पर बारीकी से नजर रखेगा और आवश्यकता पड़ने पर अपने हितों की रक्षा के लिए कदम उठाएगा। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी आज कहा कि ओमान के विदेश मंत्री सईद बद्र अल बुसैदी तेहरान पहले ही मंगलवार को हार्मुज जलडमरू मध्य में नौवहन प्रबंधन पर बातचीत जारी रखने के लिए। इसी समय ईरान ने चेतावनी दी है कि तेहरान द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज, हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने के नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाजों को जुर्माना, हिरासत या जब्ती जैसी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे इसकी जानकारी फारस की खाड़ी मामलों के प्राधिकरण ने दी है। ये एक नया निकाय है जिसे ईरान ने हार्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन के लिए बनाया है, जो कि याद दिला दूं एक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। लेकिन ईरान ने भी धीरे धीरे अपनी धमकियों को अमल में लाना शुरू कर दिया है, लेकिन हमेशा की तरह वो ये काम पूरी तरह अपने हाथों से नहीं करता। आज यूनाइटेड किंगडम की समुद्री व्यापार संचालन एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब के बंदरगाह शहर यानबू से 63 समुद्री मील पश्चिम में लाल सागर में एक टैंकर को अज्ञात गोले से निशाना बनाया गया, जिससे जहाज के मुख्य डेक पर आग लग गई। इस पल को याद रखिए, सोमवार को दिन में ही ईरान के साथी यानी यमन के हूती ने सऊदी अरब की सेना के यमन सीमा पर ठिकानों और खुद सऊदी अरब की जमीन पर रॉकेट हमलों का दावा किया। कमान के प्रतिनिधि के अनुसार हमले अल अबरा, अल वादिया और अल कनईस के कैंपों पर किए गए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और सऊदी अरब द्वारा समर्थित यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के नियंत्रण वाले क्षेत्र में हैं। इसके अलावा हूतियों ने पुष्टि की कि लाल सागर में टैंकर पर हमला उन्होंने ही किया था। उन्होंने बताया कि अमजान टैंकर पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, जिसके कारण जहाज पर आग लग गई। यानी वही हो रहा है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। यानी अमेरिका जब युद्ध के आर्थिक चरण में जा रहा है तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ईरान सैन्य चरण से पीछे हट जाएगा। हालांकि ईरान पहले से ही उन प्रतिबंधों का असर महसूस कर रहा है जिन्हें अभी लागू भी नहीं किया गया है। ईरानी रियाल ने नया नकारात्मक रिकॉर्ड बना दिया है। काले बाजार में इसकी कीमत गिरकर $1 अमेरिकी के लिए 20 लाख रियाल हो गई है। दिसंबर 2025 के अंत में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे, उस समय $1 के बदले लगभग 15 लाख रियाल मिलते थे, और उस समय तक 12 दिन की जंग के बाद दर पहले ही 60% तक गिर चुकी थी। ईरान से तेल का निर्यात लगभग पूरी तरह से बंद हो गया है। पिछले हफ्ते ईरान की केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष अब्दुल नासिर हेमती ने यह बयान दिया था।
अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी के कारण लदे हुए ईरानी टैंकर सच में फारस की खाड़ी से बाहर नहीं जा सकते, जहां उनके बाहर निकलने पर खाली जहाजों का पूरा बेड़ा उनका इंतजार कर रहा है। मलेशिया के पास, जहां पारंपरिक रूप से ईरानी तेल को चीनी रिफाइनरियों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसशिप किया जाता है, अब खाली टैंकर वहां खड़े हैं, उस तेल का इंतजार कर रहे हैं जो पर्शियन गल्फ से बाहर नहीं आ पा रहा है। इसके अलावा नई पाबंदियों का इंतजार किए बिना संयुक्त अरब अमीरात, जो ईरान के मुख्य व्यापारिक साझेदारों में से एक था, पिछले हफ्ते तेहरान के साथ सभी वित्तीय लेन देन को निलंबित कर दिया। तो युद्ध का नया चरण शुरू हो गया है और जैसे ही प्रतिबंधों के पूरे पैकेज की घोषणा की जाएगी, हम फिर से इसी YouTube चैनल पर मिलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए एपिसोड्स की सूचना मिलती रहे। बस इतना ही, अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।